रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर मानव की 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं और ये तय है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब आपके पास भी और हमारे पास भी कम से कम रोटी और कपड़ा तो है ही है। मकान हो भी सकता है, मकान नहीं भी हो सकता है। यदि मकान हो सकता है तो हो सकता है कि आपकी पैतृक संपत्ति का मकान हो, आपका अपना मकान ना हो। हर मानव का एक ड्रीम हाउस होता है। वो चाहता है कि अपना एक अच्छा सा एक घर बनाएं जिसमें हम अपनी सुविधा के हिसाब से रह सकें, हमें सारी सुविधाएं मिलें। आज के दिन में मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और आज के दिन में चूँकि इतने सारे ऑपरेटर्स हैं बाज़ार में, लेंडर्स हैं बाज़ार में जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 90% या 95% लोग होम लोन लेते हैं और उस पर ब्याज पे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि होम लोन का टेन्योर काफ़ी लंबा होता है, 20 साल 30 सालों का होता है। तो हमें लगता है कि 7.5%, 8%, 9.25%, 9% के आसपास ब्याज लेता है, तो क्या होगा। और चूंकि वो लोन दे रहे हैं और ब्याज चार्ज कर रहे हैं, तो ब्याज इतने लंबे समय में 20-30 सालों में कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। हमें लगता है कि थोड़ा सा आधा % ब्याज बढ़ गया या कम हो गया, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर। पहला, फॉर एग्जाम्पल यदि आधा % होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाए तो टोटल इंटरेस्ट पेएबल जो होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, यदि हम तुलना करें उस पोजीशन में जबकि इंटरेस्ट रेट पूरे टेन्योर में एक ही रहे। दूसरी बात, यदि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, मान लीजिए 5 से 6 साल के बाद बैंक ब्याज की दर बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में आपकी भी हो सकती है कि पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई हो। यानी ये पेइंग कैपेसिटी बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिला हो, बोनस मिला हो, जॉब को आपने स्विच किया हो, या जब आपने होम लोन लिया था उस टाइम सिंगल थे, अब आपकी शादी हो गई है और आपकी स्पाउस भी जो है वो अर्निंग हैंड है, तो इस कारण से भी आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं कि चूंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो क्या पहले जो ईएमआई था वो ईएमआई आप बढ़ा दें, यानी रिपेमेंट का टेन्योर जो है वो कम कर दें। फॉर एग्जांपल यदि पहले 20 सालों का था और उसके हिसाब से 40,000 रुपये लग रहे थे ईएमआई, और अब यदि आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आप 50,000 रुपये पे कर सकते हैं ईएमआई के फॉर्म में, तो 20 साल को क्या 15 वर्ष कर दें। इसको दो तरह से कहा जा सकता है कि ईएमआई का अमाउंट बढ़ा दें या रिपेमेंट टेन्योर कम कर दें, दोनों एक ही बातें हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है इसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमें ईएमआई नहीं बढ़ानी है, जो पहले फिक्स था ईएमआई वही ईएमआई हम रखेंगे, और जो पेइंग कैपेसिटी जो बढ़ गई थी हमारी, जो कि हम इंक्रीज ईएमआई पे करने की स्थिति में आ गए, तो वो डिफरेंस जो दोनों का अमाउंट है, यदि उस अमाउंट को हम किसी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करें तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, और वो निर्णय लेंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ जब आती हैं, जब हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो क्या हमें ईएमआई बढ़ा देनी चाहिए, यानी टेन्योर कम कर देनी चाहिए रिपेमेंट का, या हमें ईएमआई नहीं बढ़ानी चाहिए, यानी टेन्योर को जैसा था वैसा ही छोड़ देना चाहिए, और उस डिफरेंस ऑफ अमाउंट जो ईएमआई हम पे कर सकते हैं, जो पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, उसको हम किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं। एस्ट्रॉन टेक्समैन में आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। यदि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ क्वेरीज हो वो भी पूछें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें, और आपके बगल और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ये पुश करें, ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। इस बात को समझाने के लिए कि यदि हमारी पेइंग कैपेसिटी अधिक है और हम इन्हांस्ड ईएमआई भी पे कर सकते हैं, तो क्या हमें इन्हांस्ड ईएमआई पे करना चाहिए, यानी टेन्योर जो है वो रिड्यूस कर देना चाहिए, या हमें ईएमआई को वही बरकरार रखना चाहिए जो पहले ईएमआई बनती है नॉर्मल कोर्स में, और जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है, जितना हम पे कर सकते हैं ईएमआई और जितना हम ईएमआई पे कर रहे हैं, उस डिफरेंस अमाउंट को हम किसी और एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर दें, तो देखें कि इस पर फर्क क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में लिया कि 50 लाख रुपए हमने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है, ये 25 वर्षों के लिए टेन्योर लिया हुआ है। और जनाब आज के दिन में जो व्यवस्थाएं हैं, आपकी उम्र 70 सालों तक
बैंक हाउस लोन रिपे करने की छूट देती है। तो हमने माना कि 25 साल का आपने टेन्योर लिया हो और इस परिस्थिति में जो ईएमआई बनता है वो 40,261 रुपये पर मंथ का बनता है और इन 25 वर्षों में यदि 8.5% का रेट बरकरार रहा तो आपको टोटल इंटरेस्ट 70,78,406 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब प्रिंसिपल के 50 रुपये, यानी इन 25 वर्षों में इस लोन को चुकाने हैं तो टोटल अमाउंट जो है आपको 1,20,78,406 रुपये चुकाने होंगे। अब जनाब देखें, हमें लगता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का टेन्योर ले लूँ, लेकिन जनाब 25 साल का लिया आपने और उसके 50 लाख लोन के एवज में आपने करीब 71 लाख के आसपास आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यदि 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाएंगे, समटाइम्स क्या होता है कि यदि अप्लीकेंट्स का जो होम लोन लेना चाहते हैं उनकी ईएमआई नहीं बन पा रही है कुछ पर्टिकुलर टेन्योर में, वो कहते हैं 20 से 25 कर दो, 25 से 30 कर दो। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यही चाहते हैं, बिकॉज उनको ये पता है कि जितना लंबा टेन्योर होगा उसमें उतना ही अधिक इंटरेस्ट की उनकी कमाई होगी। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, मान लीजिए 2024 के जनवरी महीने में आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया था 8.5% की दर से और आपने कहा था कि 25 वर्षों का टेन्योर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2028 यानी जनवरी 2029 से यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ के 8.5 से यदि 9% हो जाता है तो क्या हो। अब जनाब एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद आपने जो 40,261 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे किया था, उसके बाद जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग बेट बनती है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर और ओपनिंग ऑफ द 6th ईयर, ये बनती है 46,39,350 रुपये। अब चूंकि टोटल टेन्योर 25 ईयर्स का है, 5 साल इसमें इलेप्स हो चुके हैं, तो 46,39,350 रुपये को रिपे करने के लिए हमें रिमेनिंग पीरियड 20 ईयर्स ही बचता है एट द रेट ऑफ 9%। और एट द रेट ऑफ 9% फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स 46,39,350 रुपये के लिए ईएमआई बनती है 41,741 रुपये। इसका मतलब जनवरी 2049 से आपको 40,261 रुपये के बदले 41,741 रुपये की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। ये करीब 1,500 के आसपास इनहांस ईएमआई है। अब हमें लगता है कि अरे यार ठीक है, 8.5% से 9% हो गया और करीब 1,500 का ईएमआई बढ़ गया तो क्या होगा। इसका इम्पैक्ट हम आगे देखते हैं। यदि आप अगले 20 वर्षों तक 9% के हिसाब से 46,39,350 रुपये चुकाएंगे एट द रेट ऑफ 41,741 पर मंथ, तो पूरे 20 साल में आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 53,78,595 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे और 46,39,350 रुपये प्रिंसिपल के। मतलब इन 20 वर्षों में टोटल जो आप पेमेंट करेंगे वो 1,17,945 रुपये पे करेंगे। हालांकि इससे आपको पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। हालांकि यहाँ हमने देखा था कि टोटल 1,20,78,406 रुपये पूरे 25 वर्षों में पे करनी थी, लेकिन यहाँ 20 वर्षों में देखें हमने 1 करोड़ के आसपास पे कर दिया। अब प्रिंसिपल तो जनाब 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, प्रिंसिपल तो आपको 50 लाख ही पे करने हैं, केवल फर्क पड़ता है उसके इंटरेस्ट पर। उस हिसाब से देखा हमने इन 20 वर्षों में हमने 53,78,595 रुपये का इंटरेस्ट पे किया हुआ था और फर्स्ट 5 ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट पे किया था वो था 20,55,031 रुपये। अब 53,78,595 इन 20 वर्षों के लिए और पिछले 5 वर्षों के लिए जो फर्स्ट अर्लियर 5 ईयर्स का था वो 20,55,031 रुपये थी। तो टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया जब अकाउंट बंद हो गया हमारा, तो इट कम्स टू 74,33,626 रुपये। और अगेन टोटल मिला के 50,000 इसमें प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो इट कम्स टू 1,24,33,626 रुपये। हम केवल बात करते हैं इंटरेस्ट की। यदि इंटरेस्ट 8.5% ही होता फॉर फुल टेन्योर यानी 25 वर्षों के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट हमें पे करना होता 1,78,406 रुपये, जबकि 5 वर्षों के बाद केवल 0.5% का इंटरेस्ट बढ़ा, तो टोटल जो हमको इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे हैं ये हैं 74,33,626 रुपये। और ये करीब डिफरेंस देखें इट कम्स टू अराउंड 3.5 लाख के 3,55,000 के आसपास होता है। तो पहला इंपैक्ट ये देखना है कि 8.5 से 9 केवल 0.5% का इंटरेस्ट का चेंज और 20 वर्षों में ही जो टोटल इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ
hike of 0.15% interest, it comes to around 3.55 lakhs। तो ये आपको ध्यान देना है कि थोड़ा इंटरेस्ट का फर्क 0.25 फर्क अभी लगता है काफी कम फर्क है, लेकिन इन द लॉन्ग रन बिकॉज होम लोन हमेशा लंबे टेन्योर के लिए होता है तो ये काफी अधिक का फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि 2024 में लोन लिया था और 2029 में ये 8.5 से 9% का ब्याज हो गया। पूरे 5 साल गुजर गए। इन 5 वर्षों में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको इंक्रीमेंट मिले होंगे, बोनस मिले होंगे, हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, स्पाउस की भी अर्निंग हुई होगी, तो निश्चित रूप से आपका रिपेइंग कैपेसिटी जो है बढ़ गया और आप इस पोजीशन में हैं ये 46,39,350 रुपये 20 वर्षों में रिपे करना है। इसको आप 15 साल भी आप रिड्यूस कर सकते हैं सो दैट इसकी ईएमआई बढ़ जाए, बिकॉज आपकी रिपेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, इसलिए आप चाहते हैं कि ईएमआई बढ़ जाए, यानी टेन्योर जो है 20 साल का इसको कम कर दिया। हमने एग्जाम्पल के लिए माना इस टेन्योर को हमने 20 साल से 15 साल कर दिया, इसका मतलब 46,39,350 रुपए जो एट द एंड ऑफ 5th ईयर बचा हुआ था बैलेंस, उस बैलेंस को 9% के हिसाब से 15 वर्षों में एडजस्ट करना है और उस हिसाब से यदि ईएमआई हम देखते हैं तो इट कम्स टू 47,055 रुपए, जबकि यहां था 41,741 रुपए और जब इंटरेस्ट नहीं बढ़ा था तो 40,261 रुपए था। ठीक है, 47,055 रुपए के हिसाब से यदि हम नेक्स्ट 15 ईयर्स पे किया तो जो इंटरेस्ट पोर्शन जो पे होगा वो होगा 38,30,618 रुपए। है कि 5 साल का हमने टेन्योर कम किया। यदि हम इंटरेस्ट के टर्म में देखें, इट इज ओनली बिकॉज के प्रिंसिपल अमाउंट तो 50 लाख ही पे करने, 10 साल में करें, 5 साल में करें, 20 साल में करें, तो इसकी असली पिक्चर आपको समझ में आती है जब इसके टोटल इंटरेस्ट की बात करें। अब जनाब देखिए, ये लास्ट 15 ईयर्स में आपने पे किया था इंटरेस्ट 38,30,618 रुपए और फर्स्ट 5 ईयर में पे किया था आपने 20,55,031 रुपए, तो सब मिला के ये होता है 58,85,649 रुपए। यदि आप अकाउंट 15 सालों में, मतलब 15 साल ये और 5 साल पहले का 20 सालों में बंद करते हैं, टोटल इंटरेस्ट आपको 58,85,649 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। अब हम कंपेयर करें उस कंडीशन में जब नॉर्मल टेन्योर जो था 20 साल का, 20 साल इसका, 5 साल 25 साल का ही रहा होता, उस केस में आपने 20 साल आपने इंटरेस्ट पे किया और हमने माना कि जो कि एग्जाम्पशंस जो सेक्शन 24 में है वो 2 लाख रुपए पर ईयर है, पर फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ 20 साल लिया एग्जाम्पशंस आपने और यहाँ हमने 15 साल लिया, इसका मतलब 5 साल जो है यहाँ एग्जाम्पशंस कम मिले सेक्शन 24 में, जो कि प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट का। इसका मतलब कि पूरे 2 लाख के हिसाब से 10 लाख रुपए पूरे 5 वर्षों में एग्जाम्पशंस पे कम लिए और यदि आप 30% के स्लैब में हैं तो 10 वर्षों का, 5 वर्षों का 30% के हिसाब से 10 लाख का टैक्स बनता है 3 लाख, जो आपको इस केस में सुविधाएं नहीं मिली। इसका मतलब 15,47,977 रुपए आपके टोटल इसमें फायदे हुए, इंटरेस्ट कम पे किया और 3 लाख का एग्जाम्पशंस नहीं मिला आपको, कम मिला आपको, तो टोटल प्रॉफिट जो होता है उसमें 11,47,977 रुपए होते हैं। इट मीन्स इट इज अराउंड 11.48 लाख। अब यहाँ ये देखना है कि यदि आपने ईएमआई बढ़ा दिया यानी टेन्योर कम कर दिया, तो जिस कंडीशंस में टेन्योर आपने बढ़ाया नहीं था उस कंडीशंस में और टेन्योर कम करने के पोजीशन में आपको 11,48,000 के आसपास का फायदा होता है। ये पहला ऑप्शन कि टेन्योर कम करने से आपको इतना का फायदा हो रहा है। अब यदि आपको ये समझ में आए कि हमें टेन्योर कम अधिक नहीं करना है, जो 25 साल है 5 साल इस पीरियड के और 20 साल फर्दर यही रखना है, और ईएमआई जो टेन्योर कम करने से 41,741 रुपए और यहाँ 47,055 रुपए का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है करीब 5,314 रुपए का। ये 5,000 जैसे देखा 15 साल के ये टेन्योर कम करते हैं हम तो 47,055 रुपए का बनता है ईएमआई, और 20 साल का यदि करते थे तो 41,741 रुपए। तो हमने क्या किया कि हमें ये इन्हांस नहीं करना है, टेन्योर 25 का 25 साल ही रखना है, तो ये डिफरेंस जो 5,314 रुपए थे जो नॉर्मल कोर्ट में टेन्योर कम करने में हम उसमें जमा करा रहे थे लोन में, वो उसमें ना जमा करा के हम ऐसे इक्विटी फंड में रखें जिसका कि XIRR 13% हो और इसको अगले 20 साल तक SIP कर दें, उसका टोटल कॉर्पस बन के आता है 55,20,000 के आसपास। और टैक्स बेनिफिट, क्योंकि यहाँ 5 साल हमने कम लिया हुआ है तो टैक्स बेनिफिट यहाँ भी 3 लाख होंगे,
जो कि हमने इस केस में लिया था 3 लाख का, वो लॉस यहाँ भी होगा। और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो पे किया, यहाँ हमने पे किया था टोटल इंटरेस्ट 58,85,649, जो कि लेस इंटरेस्ट पे किया था। चूंकि हमने 15 साल वाला नहीं लिया, 20 साल वाला लिया, इसका मतलब हमने ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया। तो कॉर्पस जो बना 55,20,000 और 3 लाख का टैक्स बेनिफिट निगेटिव है, नहीं मिला मुझे, और 15 लाख का एक्स्ट्रा पे किया। तो टोटल जो प्रॉफिट आता है इन सबों को डिडक्ट करने के बाद इट कम्स टू 36,72,000 के आसपास। अब तीनों एग्जाम्पल को यदि एक साथ देखें एक लुक में, कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया 70,78,000। यदि लास्ट 20 ईयर्स में मीन्स नेक्स्ट 20 ईयर्स में 5 वर्षों के बाद 8.5 से 9% हो गया, तो टोटल हमने पे किया इंटरेस्ट 74,33,000 के आसपास, ये करीब 3.5 लाख के आसपास अधिक पे किया। केवल 8% इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, वो भी फॉर 20 ईयर्स। अब हमने 20 साल को रिड्यूस कर दिया 15 साल, तो हमने देखा कि ये फायदा हमें हुआ 11,48,000 के आसपास। और यदि हमने कहा कि नहीं, ये हम टेन्योर रिड्यूस नहीं करेंगे, टेन्योर जो अगला 20 साल बचा हुआ है 20 साल ही रखेंगे हम, और उस पैसे के जो डिफरेंस ऑफ ईएमआई है उसको हमने 13% के एसआईपी में कहीं हम इन्वेस्ट कर दिए, इट कम्स टू 55 लाख, और उस केस में 76,72,000 का फायदा होता है। अब आपको निर्णय ये लेना है कि क्या आपको टेन्योर कम करना चाहिए यदि आपकी कैपेसिटी, रिपेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो, और यदि आप चाहते हैं कि टेन्योर को हम कम ना करें, टेन्योर बराबर रखें, लेकिन उस अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट करें, हमें बनता है 36,72,000 का प्रॉफिट बनता है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में यदि आपको लगे कि हमें लोन नहीं रखना है, डेट फ्री जल्दी होना है, तो आप बेहतर है कि टेन्योर को कम कर दें। उसके बावजूद भी आपको इस एग्जाम्पल में देखते हैं 11,48,000 के आसपास का फायदा होता है। और यदि लगता है कि कोई बात नहीं, लोन रहेगा, उस अमाउंट को जो 5,314 रुपये है इसको कहीं और अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दें। और हमने जो 13% का लिया हुआ है एप्रिसिएशन फॉर 20 ईयर्स, ये जनाब नॉर्मल कोर्स में इंडेक्स फंड में आपको ये मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत का फर्क हो सकता है। तो यदि ये मान के चले 13% मिलेगा XIRR, तो ये फायदा 36,72,000 के आसपास है। इसीलिए अपने सिचुएशंस के हिसाब से यदि रिपेइंग कैपेसिटी आपकी अधिक बढ़ गई है तो आप टेन्योर कम करें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं इस पोजीशन में आप डेट फ्री जल्दी हो जाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि डेट फ्री जल्दी होना जरूरी नहीं है, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें हम अच्छे जगह, तो उस हिसाब से आपको 36,72,000 का फायदा होगा। हालांकि इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बेहतर है ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल सिचुएशंस के बेसिस पे, और यहाँ भी निर्णय आप खुद लें। लेकिन ये बात तय है, इन दोनों ही सिचुएशंस, पहला सिचुएशन जहाँ टेन्योर कम कर दिया, दूसरा सिचुएशन जहाँ टेन्योर कम नहीं किया लेकिन हमने उस डिफरेंस ऑफ अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, दोनों ही सिचुएशंस फायदेमंद है। दोनों में से कोई एक न एक सिचुएशन आपको ऑप्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।